सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे इस क्लास में यूट्यूब के चैनल में। काफ़ी दिन हो गया, क्षमा चाहते हैं इसके लिए कि भाई काफ़ी दिन हो गया आपके लिए कोई वीडियो हमने नहीं अपलोड कर पाए, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था। चलिए फिर आगे करते हैं। उसी के आगे हमने आपको लीनियर इक्वेशन का सिलेबस बता दिया था कि लीनियर इक्वेशन में कहाँ तक हमको पढ़ना है, क्या करना है। जो 30% सिलेबस कम हुआ है तो एक खुशी में मत रहे कि 30% कम हो गया, 30% कम पढ़ना है, तो ये मत है। मैं ये सलाह दूंगा कि आप वो भी पढ़िए। हाँ, थोड़ा समय कम दे दीजिए चलेगा, लेकिन जो 70% उस पर ज़्यादा समय दीजिए। इसलिए क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपका कम हुआ है, इन फ्यूचर वो चीज़ें फिर से आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो फिर आप जब इसी जगह छोड़ देंगे तो दूसरे बड़े क्लासेस में जाओगे, जब 11th या 12th में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मिलेगा, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए, लीनियर इक्वेशन के बाद हम आगे शुरू करते हैं। उसके सिलेबस के बाद हमें पढ़ना क्या, तो हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। खैर, हमने आपको पूरा सब बता दिया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पढ़ना है। तो सॉल्यूशन में 3 हमें मेथड पढ़ने हैं। आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है। फिर अगला टॉपिक रिड्यूसिबल मिलेगा, फिर इसमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, उसे सॉल्व करना। हमें ग्राफिकल पहले समझना है। सोचिए जरा, अपने दिमाग से सोचिए कि हम ग्राफ से किसी क्वेश्चंस को दे दें तो कैसे आप लोग हल कर सकते हैं, कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने आपको एक सवाल के तौर पे दे दिया x + y हमने आपको 5 दे दिया, 2x + 7 दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया। अब हमें बताइए इस 2 इक्वेशन को हम ग्राफ की हेल्प से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, या कि इसकी क्या एनालिसिस हो सकती है। एनालिसिस करने की बात है, हम इसमें 3 चीज़ों को एनालिटिक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं, ध्यान से देखिए। जो एनालिसिस करेंगे उसके विषय में हम समझेंगे और जानेंगे भी। वो क्या है? पहली चीज़ है कि दोनों का जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या इंटरसेक्ट होंगी, ये क्या इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल हो जाएंगी, या तो फिर ये दोनों कॉन्साइड हो जाएंगे। भाई क्या हो सकता है? हम जब इसकी ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास यही 3 ऑप्शन बचते हैं। या तो एक दूसरे को काट देंगे, इंटरसेक्ट मतलब या तो एक दूसरे को बिल्कुल कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाके कट कर देंगे, या तो हो सकता है दोनों एक दूसरे से पैरेलल चली जाए, कभी मिले ही ना। या तो हो सकता है एक के ऊपर दूसरी भी चली जाए ऐसे, हाँ भाई, एक के ऊपर ऐसी दूसरी लाइन चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। 3 कंडीशन हो सकती है। यही सारे इक्वेशंस को हमें एनालिसिस करना। आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे इस चीज़ में एनालिसिस करते हैं और कैसे जानते हैं। आपके बोर्ड में ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस, कि कैसे इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाई ये क्वेश्चन दिया और इस क्वेश्चन से हम लोग जान लेंगे कि क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, या फिर इसके बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे, इसके विषय में। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ता हूँ, आप लगाएंगे। अगर टाइम बचा तो ठीक मैं बताऊंगा, नहीं हुआ तो होमवर्क रहेगा। चलिए, हम 2 इक्वेशन लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि a1x + b1y + c1 = 0। एक इक्वेशन है, लेट अस कंसीडर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा लेते हैं कि a2x + b2y + c2 = 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। जैसे इसमें आपको हमने 2 इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ पे भी हमने 2 इक्वेशन दे दिया। अच्छा, पहला इक्वेशन क्या है? पहला कंडीशन क्या बनता है? पहला कंडीशन ये हो सकता है कि अगर उन दोनों की रेशियो ले लें। किनका रेशियो ले लें? कोएफिशिएंट का। किसका? x से y का।
किसका, एक्स और वाई का हम कोफिशिएंट ले लें और उन कोफिशिएंटों का हम लोग रेशियो ले लें। कोफिशिएंट, अरे भाई किसी भी अगर वेरिएबल ले लें उसके साथ जो भी प्रोडक्ट में रहता है वही हमारा कोफिशिएंट हो जाता है। जैसे एक्स का कोफिशिएंट 3 है और 3 का कोफिशिएंट एक्स कह सकते हैं हम, हालांकि वेरिएबल का कोफिशिएंट हम लोग, तो हम लोग रेशियो लेते हैं किसका भाई, उसके एक्स का रेशियो मतलब एक्स की जो वेरिएबल है उसका रेशियो और वाई वाला और कांस्टेंट टर्म। दूसरी कंडीशन कि b1/b2 हो जाए और ये डज नॉट इक्वल हो, मतलब कि a1/a2 और b1/b2 इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर ना मिले। क्या ना मिले, बराबर ना मिले। जब इन दोनों के रेशियो अगर बराबर नहीं मिल रहे हैं, इक्वल नहीं मिल रहे हैं हमको, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं कि these line are intersecting लाइन होंगी। क्या होंगे भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब है कि अगर इनको हम ग्राफ प्लॉट करें ऐसे, अगर एक लाइन इस तरीके से जा रही है तो दूसरी लाइन भी नहीं जाके कहीं ना कहीं काटेंगे। और हमें पता है कि ये जो लाइन बनी है, लाइन क्या होती है, ढेर सारे पॉइंटों का ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट है जो कॉमन है, इस लाइन का भी और इस लाइन का भी। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताइए, ये जो एक दूसरे को लाइन कितनी जगह काटे हैं, 2 जगह, 3 जगह, एक जगह, बस हमें एक ही जगह दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। जो एक ही जगह कटा हुआ इसी को बोलेंगे, क्या कहेंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट आपको क्या मिल गया भाई, आपको मिल गया कि अगर हम एक्स और वाई का कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं, अगर वो दोनों रेशियो आपस में सेम नहीं आते, बराबर नहीं आते, तो हम लोग इसमें श्योर कह देंगे कि उनके जो कोफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो क्या हो, उनके पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। अब ग्राफ का नेचर क्या होगा, ग्राफ का नेचर होगा दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यही क्वेश्चन उठा लेते हैं भाई, होमवर्क नहीं देते हैं आपको। चलिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, चलिए लेते हैं भाई, इसका भी कोफिशिएंट आपका 1 है, इसको लेते हैं तो 1/2, देखिए भाई 1/2, a1 हमारा 1 है और a2 हमारा 2 है, इक्वल्स टू क्या मिला, 1/1। क्या रेशियो हमको मिला, ये 1 है। क्या रेशियो सेम मिला, बिल्कुल नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि इस जो ग्राफ है, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके काटेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का इसका नेचर हो गया। और ग्राफ प्लॉट क्या होगा, उसका नेचर ग्राफ का इंटरसेक्टिंग होगा। आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। फिर से समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसा कंडीशन दिखाई देता है, कंडीशन क्या है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स x के कोफिशिएंटों का रेशियो और y के कोफिशिएंटों का रेशियो आपस में बराबर ना हो। कहने का मतलब है द कोफिशिएंट ऑफ x and coefficient of y and both are taken a ratio and does not equal, then we can be say that both line are intersecting। दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग नेचर के होंगे और उनके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे। चलिए पहला पॉइंट हुआ। फिर अब इसके बाद दूसरा बताते हैं आपको, डन है। चलिए अगर ये बराबर हो जाए तब क्या होगा भाई, हमें तो कहा कि बराबर नहीं है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तब क्या कहेंगे, तब हम इसे कहेंगे कि लाइन्स आर, ये हो जाएंगे आपके पैरेलल हो जाएंगे। लाइन्स क्या होंगे, पैरेलल।
पैरेलल कहने का मतलब है कि ये लाइन जब जा रही है, एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं तो दूसरी लाइन भी क्या होंगी, इसके पैरेलल चली जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, देखिए ये पहली वाली लाइन हमारा है a1x है, b1y है प्लस c इसका 0 है, ठीक है। दूसरी वाली लाइन a2x है प्लस b2y है प्लस c2 इसका 0, दूसरी लाइन है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चली गई। जब पैरेलल चली गई, हमने बताया था कि जब एक लाइन है दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं तब उनके बीच का ग्राफ बनता है, अदरवाइज ग्राफ संभव नहीं है। तो दोनों की लाइन एक दूसरे के पैरेलल चली गई, तो हम इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, सबको हम कह सकते हैं कि इसके पास नो सोल्यूशन। क्या भाई, नो सोल्यूशन। क्या कहेंगे, पैरेलल एंड, ना, फिर इसके बाद क्या, विच हैव नॉट एनी सोल्यूशन। इसका मतलब है कि दोनों लाइन के पास इट्स हैव नॉट एनी सोल्यूशन, इसके पास क्या है भाई, कोई सोल्यूशंस नहीं है। ठीक, दोनों क्वेश्चन के पास हमारे पास कोई भी सोल्यूशंस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझोगे इस चीज़ को भाई। चलिए आगे चलते हैं, समझ गए मेरी बात, फिर से सुन लीजिए। हमने कहा अगर दोनों के रेशियो अगर बराबर हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, पैरेलल होंगी, और उसके साथ साथ दोनों के पास कोई भी सोल्यूशन, क्योंकि कटेंगे ही नहीं तो क्या कोई सोल्यूशंस नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन कहता है कि अगर तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए, C1/C2 भी बराबर, तीनों कंडीशन हो जाए, तो फिर क्या कहेंगे, दो लाइन और, फिर मतलब ये कह सकते हैं लाइन्स आर कोइंसाइड। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपकी, कोइंसाइड हो जाएंगे। कोइंसाइड का मतलब है कि अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे एक लाइन चली गई, इसी पर ही दूसरी लाइन ऐसे चली जाएगी, मतलब पहले पे ही दूसरी लाइन भी चली जाएगी, बशर्ते होगा कि थोड़ा सा आगे पीछे कहीं मिलेंगी, ठीक ना, और इसी पे दूसरी ही लाइन होगी आपकी। समझिए, देखिए फिर से क्या कह रहा हूँ, अगर तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं तो लाइन क्या होंगे हमारी, कोइंसाइड लाइन हो जाएंगे, और एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन पास हो जाएगी, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चली जाएगी। ये हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एनालिसिस करते हैं हम लोग, पता लगाते हैं कि भाई जो हमारा कोशिश दिया हुआ है उसके क्या नेचर हो सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या ऐसा सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या सोल्यूशन निकलेगा। जैसे ही क्वेश्चन का देखिए भाई, एक जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली गई तो ये तो हर जगह जाके काटेंगे ना भाई, हम कितना गिनेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइन्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कितने भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। किसी को डाउट है, ये क्वेश्चन हमने दिया था इसी का एनालिसिस करने के लिए, बता हमें बता दिया आपको कि दोनों क्या एनालिसिस करने के बाद पता चला कि दोनों इक्वेशन के पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। कहने का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मतलब एक्स की कुछ वैल्यू आएगी और वाई का भी कुछ वैल्यू आएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करके भी देखेंगे तो एक्स और वाई की एग्जैक्टली वन ही सोल्यूशन आएगा, उससे ज़्यादा सोल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब इसका मतलब इसमें सोल्यूशन ज़्यादा आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके मैक्सिमम हो सकते हैं। एक कंडीशन ये हो गया, चीज़। चलिए अब अगली क्लास जब होगी तो अगली क्लास में हम आपको लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए
हमारे पास जो 3 तरीके हैं, जैसे हमने बता दिया, आपका एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तीनों मेथड है। तीनों को हम लोग इजीली से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे भी। ठीक, तो आप लोग इसे एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज हैं वो लगाइएगा। लगाने के बाद देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक, एनसीईआरटी के साथ साथ आर्य सगवाल भी आप ले सकते हो, उसे भी आप लगाइए तो बेहतर होगा आर्य सगवाल से भी, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेगा। ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, ये है हमारा क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन हम देख के ही बगैर सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि इसका नेचर क्या हो सकता है। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा बन सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, ये सब की जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ इस जो एनालिसिस है इससे पता चल जाएगी। और काफ़ी हद तक हम लोग सही अनुमान लगा सकते हैं, देख सकते हैं इस चीज़ के लिए।